Register now. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म तेल और गैस की आलमी कंपनियों के सीईओज और माहिरीन के साथ करेंगे बातचीत। तरक्की याफ्ता भारत तरक्की याफ्ता गोवा 2024 के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा को देंगे 1330 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का तोहफा। ये मंसूबे हैं तालीम, सफाई और सियाहत से मुताल्लिक। लोकसभा में आज अबूरी बजट पर बहस होगी शुरू। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुताल्लिक शुरू की तहरीक पर बहस रहेगी जारी। उत्तराखंड कानून साज असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक बिल आज किया जाएगा पेश। ऐवान में नहीं होंगे आज वक्फे सवालात और वक्फे सिफर। ज्ञान वापी के तहखाने में इबादत की इजाजत देने के हुक्म को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत आज। बकिया तहखानों के ASI सर्वे से मुताल्लिक हिंदू फरीक के मुतालबे पर भी होगी समाअत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के मगरबी एशिया के दौरे से फ़िलिस्तीनियों के दरमियान गजा में जंगबंदी की उम्मीद। ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी वली अहद के साथ बहरान के मुस्तकिल हल पर की बातचीत। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III कैंसर के मर्ज में मुब्तला। शाही खानदान ने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच के दौरान कैंसर का पता चला। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज हिंदुस्तान का मुकाबला मेजबान जनूबी अफ्रीका से। टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तवानाई की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा जो 9 फरवरी तक जारी रहेगी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का बुनियादी मकसद स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई करना और उन्हें एनर्जी वैल्यू चेन में जम करना है। इस दौरान इस शोबे से वाबस्ता 35,000 से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे, जिनमें कई ममालिक के तकरीबन 17 वुज़राए तवानाई भी शामिल हैं। तकरीब में 900 से ज़ायद नुमाइश कंदगान अपनी नुमाइश के साथ शिरकत करेंगे। इसमें 6 ममालिक के लिए पवेलियन होंगे। मुल्क के माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों की तरफ से तवानाई के शोबे में की गई इख्तरात को दिखाने के लिए एक खुसूसी मेक इन इंडिया पवेलियन का भी एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म तेल और गैस की आलमी कंपनियों के CEO और माहिरीन के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ONGC सर्वाइवल सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। और हिंदुस्तान शफाफ तवानाई की मुंतकली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान अपने एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के जरिए सालाना तकरीबन $4 बिलियन की बचत कर रहा है, जिससे न सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार कम हो रहा है बल्कि ये कदम हमें साफ सुथरे मुस्तकबिल की तरफ भी ले जा रहा है। हिंदुस्तान का मकसद 2070 तक कार्बन के अखराज को 0 तक पहुंचाना है और ये मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में एक अहम कदम साबित होगा। देखिए हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारत में एक नई हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कभी बिजली की कमी से जूझ रहा भारत अब पर्याप्त बिजली के साथ स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर है। 2070 तक नेट जीरो इमिशन हासिल करने के लक्ष्य के साथ देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। गेम चेंजिंग कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल के साथ
20% इथेनॉल का मिश्रण E20 का लॉन्च किया है। ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम हुई, बल्कि सालाना 4 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत भी हो रही है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये आपस में नीतिगत अनुभवों को साझा कर प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से जैव ईंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उत्पादन बढ़ाने में सबसे आगे है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने शहरी गैस वितरण क्षेत्र में मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीबीजी ब्लेंडिंग दायित्व की शुरुआत की है। सीबीजी 2028-29 तक करीब 750 परियोजनाओं का मार्ग प्रदर्शन करते हुए करीब 37,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए भी तैयार है। इस क्रांति का हिस्सा बने भारत विकसित हो रहा है और इंडिया एनर्जी वीक जैसे आयोजनों में बनी साझेदारियां देश को स्वच्छ हरित ईंधन द्वारा संचालित भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गोवा का दौरा करने वाले हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता गोवा के मकसद के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के लोगों को 1330 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। देखिए हमारे नामनिगार शिशिर सिलार की ये रिपोर्ट। गोवा के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के लोगों के लिए 1330 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो इंडिया एनर्जी वीक 2024 और ONGC सर्वाइवल सेंटर का भी आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा के मुस्तकिल कैंपस को कौम के नाम वक्फ करेंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक्स के एक नए कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वह सियाहती सरगर्मियों के साथ साथ पंजी और रेस मागोस को जोड़ने वाले मुसाफिर रोपवे का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ महकमों में 1930 नई सरकारी मुलाजमतों के लिए तकर्रुरी नामे भी तकसीम करेंगे और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों को मंजूरी नामा भी देंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमें बहुत ही लक्की साबित हुए हैं। जब भी ये गोवा में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर चले जाते हैं। जो उन्होंने जो कायाकल्प किया है वो तो सराहनीय बात है। जहाँ भी हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जहाँ यहाँ आए हमें ये सौगात अपने बजट में भी दी और अनाउंसमेंट में भी दी है। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही भाग्यशाली है जब उनके पदस्पर्श हमारे गोवा में आते ही हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है और गोवा एक ऊंचाई और अपने एक बुलंदी पर अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी गोवा में 100 TPT इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सहूलत का भी इफ्तिताह करेंगे और जनूबी गोवा में 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर का भी संग बुनियाद रखेंगे। गोवा के नौजवान भी गोवा की तरक्की के लिए नए प्रोजेक्टों के आगाज को एक अच्छा कदम समझते हैं। NIT गोवा का इनॉग्रेशन हो रहा है। क्या होता है कि बहुत सारे जो यंग एस्पायरिंग इंजीनियर्स होते हैं वो गोवा के बाहर जा रहे हैं फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स कॉलेजेस के लिए, एडमिशन्स के लिए। उनको गोवा के अंदर ही एडमिशन्स मिल सकते हैं इन अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है गोवा के यूथ को। प्रधानमंत्री ने हमें मुद्रा लोन दिया जैसे कि अपने पैर पे खड़े हो सकें और काफ़ी कुछ कंपनियां भी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो हमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको यूथ को मिलती है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो प्रधानमंत्री हमें दे चुके हैं, जैसे कि रोड्स कनेक्टिविटी रेलवेज एयरपोर्ट। टूरिज्म हैज़ ग्रोन इन इंडिया and especially in Goa because Prime Minister Modi has focused basically in domestic tourism. After 2014 उससे पहले गोवा बस IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बस वही होस्ट करता था। आफ्टर 2014 गोवा में सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था ब्रिक्स। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए। दरअसल पिछले 10 सालों के दौरान गोवा में नए तरक्याती प्रोजेक्टों ने गोवा का चेहरा ही बदल दिया है। बेहतर सड़क राब्ता हो या टेक्नोलॉजी और तालीमी इदारों में नए इदारों का इजाफा, गोवा अब न सिर्फ एक सियाहती मकाम है बल्कि तरक्की का एक नया मॉडल भी पेश कर रहा है।
इतने कई सालों में हमने देखा कि गोवा बदल रहा है और साथ ही साथ विकास के मापदंड को अगर देखा जाए तो उस पर भी खरा उतरने का प्रयास गोवा वासी और गोवा की सरकार इस वक्त कर रही है। शीर्षलार, डीडी न्यूज, मडगांव। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज 5वां दिन है। आज राज्यसभा के एजेंडे में 3 बिलों को गौर और मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है। राज्यसभा में कबायली उमूर की वजारत से मुतालिक 2 बिल, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। जबकि पानी से मुतालिक आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान बाला के ज़ेर गौर और पास होने के एजेंडे में दर्ज है। सदर जमहूरियत के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज राज्यसभा में बहस जारी रहेगी। लोकसभा के एजेंडे में आज 4 बिलों को गौर और मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर से मुतालिक 3 बिल, जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज तरमीमी बिल, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल शामिल हैं। ये मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक हैं। इम्तहानात में नकल को रोकने के लिए बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन, गैर मुनसिफाना तरीक़ों की रोकथाम बिल भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि बिल कल ऐवान में पेश किया गया था। अबूरी मरकजी बजट और जम्मू कश्मीर के अबूरी बजट पर भी आज लोकसभा में बहस की जाएगी। अबूरी बजट पर बहस के बाद मुतालिका इख्तिसासी बिल भी ऐवान में पास करने के लिए दर्ज हैं। फाइनेंस बिल 2024 को भी लोकसभा में पास करने के एजेंडे में शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक एक बिल आज उत्तराखंड असेंबली में पेश किया जाएगा और इस दौरान कल हुई कानून साज असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मुल्क और रियासत के लिए इस अहम बिल के पेश नज़र आज वक्फा सवालात और वक्फा सिफर को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रियासती मुजाहिरीन को सरकारी नौकरियों में 10% उफ़क़ी रिजर्वेशन देने से मुतालिक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की सरबराही में एक 5 रुकनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी थी। 20 माह की मुद्दत के दौरान कमेटी ने मुख्तलिफ मज़ाहिब, ग्रोहों, आम लोगों और सियासी जमातों से राब्ते के बाद ज़ाब्ते का मुसवदा तैयार किया है। कमेटी ने 4 जल्दों और 740 सफ़ाहत पर मुश्तमिल ये मुसवदा 2 फरवरी को वज़ीर आला को पेश किया। 4 फरवरी को होने वाली काबीना के इजलास में मुसवदा और इससे मुताल्लिक़ा बिल को मंजूरी दी गई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा बाकी तहखानों के ASI के सर्वे का हिंदू फरीक का मुतालबा भी सुना जाएगा। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक हुक्म जारी किया था जिसमें हिंदू फरीक को यहाँ पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद कुछ हिंदुओं ने मूर्ति को वहीं रखकर पूजा भी की। मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने मुस्लिम फरीक को हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा था। चंद घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और केस की जल्द अज जल्द समाअत का मुतालबा किया। मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत बायोटेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रही है। नई दिल्ली में DBT हैंडबुक और ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम बायो साइंसेज प्रोग्राम के दौरान वजीर ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में नौजवानों के लिए तहकीक के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हमारे नामा निगार OP यादव ने इस मौजू पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खास बात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा DBT PhD कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया गया है। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। आइए बात करते हैं मंत्रालय की क्या योजना है और इस कार्यक्रम के जरिए भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी में भारत किस तरह अग्रणी होगा। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सन 2014 से विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में जितना भी शोध हो रहा है, नवाचार हो रहा है, उसे एक विशेष प्रोत्साहन भी मिला, बढ़ावा भी मिला। कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस का कोई संबोधन नहीं किया जहां प्रधानमंत्री जी ने किसी न किसी विज्ञान संबंधी फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात ना की हो, चाहे वो स्पेस में गगनयान है, चाहे वो डीप सी मिशन है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन है, चाहे वो डिजिटल हेल्थ है, चाहे। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेटर टाइम्स हैपनिंग एंड द बेस्ट इज येट टू कम। और इसलिए ये एक इंटेग्रेटेड पोस्ट डॉक्टरल कोर्स रहेगा जिसकी आज घोषणा की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी PhD होगी ये बायो साइंसेज में, लेकिन इसके लिए ये लाजिम नहीं है कि आपको मात्र बायो साइंसेज या बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का ही ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी आ सकते हैं और यही मूल भाव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी। आपने जिक्र किया CSIR की 1 लैब 1 वीक और यहाँ पे 1 इंस्टीट्यूट 1 मंथ का कार्यक्रम चलेगा, जिससे इंस्टीट्यूट का संवाद होगा और तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ देश को इसका विकास का फायदा मिलेगा। निश्चय उससे संवाद आपस में भी और आम समाज के प्रतिनिधियों के साथ भी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा शोध हो रहा था जिसकी मान्यता इस वक्त दुनिया भर में है लेकिन हमारे समाज में नहीं है। कई बार हमारे विज्ञान के संस्थान बगल में एक दूसरे के बगल में स्थित थे लेकिन आपस में कोई आदान प्रदान नहीं था, हमने उसको समाप्त किया। अब CSIR के हमारे वैज्ञानिक मेडिकल कॉलेजेस की MD फार्माकोलॉजी MD मेडिसिन के थीसिस में को-गाइड के रूप में भी काम करने लगे। ये भी हमने एक नई परंपरा पिछले 1-1.5 बरस से शुरू की है और आने वाले समय में हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट वो अपना शोकेसिंग करें, अपने अपने काम करें। हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं और अलग अलग स्ट्रीम में काम कर रहा है और अगले चरण में हम 1 मंथ 1 थीम यानी एक विषय लेना और जितने भी संस्थान उस विषय के साथ काम कर रहे हैं वो जुड़ करके अपनी शोकेसेस करेंगे। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका मानना है कि DBT हैंडबुक और ब्रिक्स PhD कार्यक्रमों के जरिए एक और जहां जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए काम को आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर 1 वीक 1 इंस्टीट्यूट के साथ साथ 1 वीक और 1 वीक के साथ साथ 1 मंथ पे इंस्टीट्यूट के आपस में समन्वय से देश की तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रमों का हस्तांतरण भी होगा। मेरे सहयोगी विश्व बंधुत और श्रीनिवास के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मौसम की। शुमाल मगरबी हिमालयाई रियासतों और इससे मुल्हिका वस्ती और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में पीर को भी बारिश जारी रही। इस दौरान पहाड़ी रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भारी बर्फबारी भी हुई। बाज़ मकामात पर ओले भी गिरे। कश्मीर में बर्फानी तोदे की वार्निंग जारी कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, मशरक़ी राजस्थान, बिहार और बंगाल समेत बेशतर मैदानी रियासतों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सूरज निकलेगा और दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह के वक्त धुंध की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आएगी और कम से कम दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा होगा। और आइए नजर डालते हैं गैर मुल्क की खबरों पर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के मग़रिबी एशिया के दौरे से गज़ा में जंगबंदी की उम्मीदों में इजाफा हुआ है। अपने दौरे के दौरान ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और गज़ा में इंसानी ज़रूरियात के मसले से निमटने की अहमियत पर जोर दिया। फ़िलिस्तीनियों को उम्मीद है कि ब्लिंकन के दौरे से गज़ा में जंगबंदी की राह हमवार होगी। ऐसी सूरत हाल में गज़ा का रफ़ा पनाह गज़ीन इलाका इसराइली फ़ौज की कार्रवाई से बच जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बारे में मालूमात देते हुए महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि बहरा अहमर में कशीदगी को कम करने की फौरी ज़रूरत पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हुई। ब्लिंकन 8 फरवरी तक सऊदी अरब, मिस्र, कतर, इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद खित्ते का यह उनका 5वां दौरा है। अगली खबर बरतानिया से। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स 3 कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। कैंसर का पता प्रोस्टेट की जांच के दौरान चला है। हालांकि कैंसर प्रोस्टेट से मुतालिक नहीं है। बकिंगम पैलेस ने कल एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि किंग चार्ल्स ने अपनी तमाम अवामी मसरूफियात मुलतवी कर दी हैं। शाही खानदान के तर्जुमान ने कहा है कि शाह चार्ल्स मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और जल्द अज जल्द अपने शाही फ़राइज़ दोबारा से शुरू करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने बादशाह चार्ल्स की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं ने किंग की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। और आइए हम नजर डालते हैं अखबारात पर। अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों के सर्वे का मुतालबा अर्जी दाखिल कर दी गई है और आज मुस्लिम फरीक की पर आज समाअत होगी उनकी अर्जी के ऊपर, जिसमें तहखाने में जो पूजा है उसके लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। और अगली खबर जो है वो भी है राष्ट्रीय सहारा से ही और ये इंतखाबात के बाद विजिटर्स की गैलरी में नजर आएगा अपोजिशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन टुकड़ों में सोचता है और कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है।
बहुत से अपोजिशन लीडर इलेक्शन तक लड़ने की हिम्मत खो चुके हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार है। बैलेट पेपर्स को खराब करना जमहूरियत का मजाक, सुप्रीम कोर्ट और मेंबरान असेंबली की नाअहली का मामला भी इसमें उठाया गया है। तो अगली खबर जो है वो हम ले रहे हैं इनकलाब से। यूपी का बजट अयोध्या, मथुरा, काशी और दीगर मजहबी शहरों को ख़ास तरजीह दी गई है। रियासती वज़ीर ख़जाना ने इस बार जो यूपी का बजट पेश किया है उसके अंदर मकामी मजहबी मकामात को ख़ास तौर से मकामी सतह पर आला मेयार का बनाने की तजवीज़ पेश की गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड में चंपई सोरेन ने इत्मीनान का वोट हासिल कर लिया है। रियासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत को अराकीन की हिमायत हासिल हुई है और कांग्रेस ने इसे वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह के शिकस्त करार दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये हम ले रहे हैं रोज़नामा हमारा समाज से। अच्छा अवामी मालियाती इंतज़ामी निज़ाम अच्छी हुक्मरानी की बुनियाद, सदर जमहूरिया मुर्मू का बयान। और इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो हमारे समाज से ही, ख़ानदानी सियासत जमहूरियत के लिए बाइस तशवीश, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। उसके बाद रुख करते हैं सहाफ़त का। गुजरात ATS मौलाना अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद जूनागढ़ वापस पहुंच गई है। गुजरात ATS ने मौलाना अजहरी को इश्ताल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाबालिग बच्चे इंतखाबी मुहिम में अगर शरीक होते हैं तो पार्टियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन ने जारी की सख्त हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली खबर, DRDO के अभ्यास व्हीकल का कामयाब तजर्बा किया गया। और इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए 59,364 करोड़ रुपए का अबूरी बजट पेश किया गया है। इसमें कई तरक्याती प्रोजेक्टों को इजाफा किया गया है और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह आज होगा। तो ये थे उर्दू अखबारात, इनकी चंद सुर्खियाँ। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर आज बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप के पहले एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर नेपाल के वजीर खेल दिग बहादुर लिम्बू भी मौजूद होंगे। बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान इस मुकाबले के तमाम मैच दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। इस चैंपियनशिप का मकसद बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान इलाकाई ताउन और खेलों के जज्बे को फ़रोग़ देना है। मुकाबले में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के 400 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। क्रिकेट की अगर बात करें तो ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने रहेंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। हिंदुस्तानी टीम इस एडिशन में अब तक नाकाबिल शिकस्त रही है और इसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, जबकि मेजबान जनूबी अफ्रीका को ग्रुप मरहले में सिर्फ एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोनों टीमों के दरमियान आज एक दिलचस्प मैच मुतवक्को है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।